तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 14 जीवाणु। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है सही विकल्प चुनिए। तो हीमोग्लोबिन है एंजाइम, विटामिन, ग्लोबुलर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो नहीं सकता, एंजाइम है नहीं, विटामिन है नहीं, तो बचा क्या हमारा ग्लोबुलर। तो ये हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा आरएनए में नहीं पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल। तो मैं आपको बता दूं थायमिन नहीं पाया जाता है, थायमिन डीएनए में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन का अभिगमन करता है, तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अभिगमन करता है हमारे रक्त में। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो देख लेते हैं इसमें। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैं आपको बता दूं शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वासियोर का रोग होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है, जो हमारा रक्त का थक्का जमाता है, रक्त खून को जमाता है चोट लगने पर, तो वो होता है फाइब्रिनोजेन। एमिनो अम्ल के अणुओं के मध्य बना बंध क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध। दो एमिनो अम्ल की अगर हम बात कर लें तो दो एमिनो अम्ल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो एमिनो अम्लों के बीच में जो क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। सही जोड़ी की बात कर लें अगर हम, तो सही जोड़ी बनाइए तो प्रोटीन की जो संरचना होती है वो अभी मैंने बताया आपको, पेप्टाइड बंध होता है। यानी कि इसमें क्या जाएगा हमारा पहला। डीएनए की बात करूँ तो डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये हमारा दूसरा हो जाएगा। और द्विकुंडित संरचना होती है तो वो किसकी होती है, डीएनए की होती है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा डीएनए। तो नीचे से क्या जाएगा 1 2 3। अब हम देख लेते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। देखो आवश्यक एमिनो अम्ल वो होंगे जो हमारे शरीर में नहीं बनते होंगे और इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा, तभी तो ये आवश्यक है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं और इनको हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से लेना पड़ता है मतलब कहाँ से लेना पड़ता है, भोजन में से लेना पड़ता है। तो ये आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें जाएगा हमारा वैलिन, ल्यूसीन और लाइसिन। अब अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होंगे, अनावश्यक वही होंगे जो हमारे बॉडी में बनते हैं। जब हमारे बॉडी में बनते हैं तो बाहर से हम ले रहे हैं तो वो क्या होगा, अनावश्यक होगा हमारे लिए। तो वे एमिनो अम्ल जो शरीर में हमारे संश्लेषित हो सकते हैं, तो वे एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में बनते हैं या हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं क्या कहलाते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण आ जाएगा ग्लाइसिन, एलानिन और ग्लूटेमिक अम्ल। अंगुली छापन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी का भी डीएनए हो, जो डीएनए होता है उसमें जो बेस का सीक्वेंस होता है, बेस जो यानी क्षारीय समूह जो उसमें क्षार पाई जाती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वो सीक्वेंस डीएनए में क्या होता है, हर पर्सन के लिए फिक्स होता है और वो चेंज नहीं होता। चाहे हम उसका कितना ही ट्रीटमेंट करा लें, इलाज करा लें, उसको बदल नहीं सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति में डीएनए के क्षारों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। किसी भी व्यक्ति है, कोई सा व्यक्ति है, उसका डीएनए की बात करें तो उसमें जो क्षारक का क्रम होगा, जो क्षार का क्रम होगा वो अद्वितीय होगा और वो किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फिर नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना। तो इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। इसी को ज्ञात करना क्या कहलाता है, डीएनए अंगुली छापन। मान लो हमारे पास एक डीएनए और हमने उसके क्षार के बेस के क्रम को क्या कर लिया, उसके क्षार के क्रम को जान लिया, तो इसे डीएनए अंगुली छापन कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने डीएनए को चेंज नहीं कर सकता, अतः इसके इलाज द्वारा भी इसको परावर्तित नहीं किया जा सकता, किसी भी विधि से हम परावर्तित नहीं कर सकते। तो किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए क्या होता है, समान होता है तथा इसे किसी भी इलाज द्वारा परावर्तित नहीं किया सकता। इसकी विशेषता की बात करता हूँ तो किसी भी सबसे पहले तो ये अपराधी की पहचान करने में, फॉरेंसिक लैब में अपराधी की पहचान करने में, किसी भी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में, किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में मतलब आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट के बारे में, ये वही होता है। तो मृतक के शरीर की पहचान करने में, अगर कोई मर जाए तो बच्चों से उसका डीएनए मिलाएंगे या फिर उसके माता पिता से उसका डीएनए मिलाएंगे, मैच हो गया तो ये उनका बच्चा हुआ, यानी मृतक की जो डेड बॉडी वो उनकी हुई। लास्ट है हमारा जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी भी प्रजाति या समूह की पहचान करने में। तो जैव विकास के पुनर्लेखन में कोई सी भी जाति है उसकी क्या करने में, पहचान करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक गुण लिखिए। तो बच्चों अगर न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक गुण की बात करें तो हमें दो प्रकार से बताना है, डीएनए का रासायनिक गुण बनाना है और एक डीएनए का और एक आरएनए का।
क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए के रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो कुछ मत करो, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए यानी कि ये डीएनए हमारा, इसका जल अपघटन करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करेंगे तो फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करा तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करा तो फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें क्या क्या होंगे, शर्करा होगी, प्यूरीन क्षारक होंगे और पिरिडीमिन क्षारक होंगे। तो शर्करा में क्या क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि डीएनए तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा। प्यूरीन क्षारक होते हैं एडिनिन ग्वानिन और पिरिडीमिन क्षारक होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। अब हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल के आरएनए के रासायनिक गुण, तो वही न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होगा, इसका जल अपघटन करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करेंगे तो वही फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करेंगे तो शर्करा, प्यूरीन क्षारक और पिरिमिडीन क्षारक बनेंगे। शर्करा में होगी राइबोस, प्यूरिमिडीन क्षारक होगा एडिनिन प्लस ग्वानिन और पिरिमिडीन क्षारक होगा साइटोसिन प्लस यूरेसिल। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व लिखिए। तो आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा रेशेदार प्रोटीन। देखो रेशेदार प्रोटीन में क्या होते हैं, रेशे होते हैं, ये धागे के समान संरचनाएं होती हैं, ये पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जिस हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इनके बीच में, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं, और ये क्या बनाती है, रेशे बनाती हैं, रेशे जैसी संरचना बनाती है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। यह जल में क्या होते हैं, आविले। देखो ये धागे के समान होती है, इनकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं धागे के समान होती है, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और ये संयुक्त हाइड्रोजन बंधों द्वारा क्या होती हैं, ये संरचना धागे के समान जुड़ी हुई होती हैं, और ये संरचना जो बनाती है रेशेदार प्रोटीन क्या बनाती है, रेशे बनाती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेशेदार प्रोटीन। जल में आविले होता है, जैसे कैरेटीन बाल, ऊन, रेशम में पाया जाता है, मायोसिन जो हमारी पेशियों में पाया जाता है। गोलिकाकार प्रोटीन की बात करें, मतलब गोली आकार का प्रोटीन, तो जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या करती हैं, कुंडली बनाकर गोल हो जाती हैं, इस तरीके से क्या हो जाती हैं, कुंडली बनाकर गोल हो जाती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, गोलाकार प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। ये जल में क्या होते हैं, आविले होते हैं, जैसे इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। जैविक महत्व की बात करें तो भैया प्रोटीन एंजाइमों का निर्माण करते हैं, मांसपेशियों का संचालन करते हैं, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संचय करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करते हैं, और शरीर में नए तंतुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो सबसे पहले हाइड्रोजन बंध क्या हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। मान लो ये हमारे पास गोलाकार प्रोटीन है और इनमें क्या पाए गए थे, हाइड्रोजन बंध, तो सबसे पहले इसके हाइड्रोजन बंध अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो गोलाकार प्रोटीन होता है ये पूरा खुल जाता है। ये देखो खुल गया, ठीक है, गोलाकार प्रोटीन खुल गया। अब खुलने के बाद क्या हो जाता है, ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स। जो ये हेलिक्स दिख रहा है आपको, ये आकुंडलित हो जाता है। क्या हो जाता है, ये आकुंडलित। देखो ये आकुंडलित हो गया, अब इसमें कोई कुंडली नहीं दी है, पहले कुंडली थी, अब क्या हो गया, आकुंडलित हो गया। तो याद रखना, जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो इसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध क्या हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण गोलिका खुल जाती हैं, गोलिका खुल गई, तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाते हैं। तो अभी तो हेलिक्स कुंडलित हैं, लेकिन जब ये विकृतीकरण हो जाता है तो क्या होता है, हेलिक्स खुल जाते हैं, और बेचारा जो प्रोटीन रहता है वो अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। डीएनए आरएनए में अंतर, तो डीएनए का अधिकांश भाग काई में पाया जाता है, कोशिका में। आरएनए का अधिकांश भाग काई में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में और केंद्रक दोनों में। डीएनए में 2 सूत्र पाए जाते हैं, आरएनए में 1 सूत्र होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन पाया जाता है। आरएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल पाया जाता है। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।